जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है, जो भी क्लास लिए हैं उससे संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को नहीं बताया इस लेक्चर में, तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल दें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। तो इससे पीछे वाली जो क्लास थी वो प्रस्तावना की फर्स्ट क्लास थी और आज प्रस्तावना चैप्टर जो है उसकी द्वितीय क्लास है। और पिछला जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है उससे हमारे संविधान के जो मुख्य आदर्श और आकांक्षाएं हैं वो दिखाई देती हैं और हमारे संविधान जो निर्माता थे उनको विचारों को जानने की कुंजी है ये कि वो किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे, उनके संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था और कौन से उच्च आदर्शों को वो हमारे संविधान में शामिल करना चाहते थे। इन सारे चीज़ों की जानकारी अगर हम प्रस्तावना पढ़ेंगे इसी से मिल जाएगी हमें कि हमारे भारत का संविधान कैसा है। तो वहाँ पे जब पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उससे चार चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। पहला तो कि शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरा हमने बताया था कि शासन का स्वरूप कैसा है संविधान के तहत, तो वहाँ पे हमने बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन बेसिस पे हम शासन के स्वरूप को डिस्कस किए थे। उसके बाद मैं बताया था कि जो हमारे संविधान का उद्देश्य है वो क्या है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करना, वो भी कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पांच प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व को बढ़ाने वाली भावना। ये भी हमारे संविधान का ही उद्देश्य है। इसके बाद हमने चौथी चीज बताई थी कि अधिनियमन की तिथि की जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है, क्योंकि प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, ये प्रस्तावना का जो भी लाइन है वो आप लोग पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुत्व की सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकार अर्थात अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि शक्ति का स्रोत क्या है। वहां पे मैंने उस क्लास में भी शक्ति के स्रोत के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में जो भी डिटेल चीजें हैं सारी चीजों पे बात करेंगे और संप्रभुता अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है इस पे भी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर शक्ति के स्रोत की बात की जाएगी तो वहां पे लिखा है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना की पहली लाइन ही यही है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात ये बताया गया है कि जो
संविधान में शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोग ही हैं। और संविधान में जो भी शक्तियां दी गई हैं वो हम भारतीयों के लिए ही दी गई हैं। अर्थात भारत के संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोग ही हैं। और जहां पे लोगों के हाथों में अर्थात जनता के हाथों में सर्वोच्च शक्ति होती है उसी को लोक प्रभुता बोला जाता है। और ये लोक प्रभुता का जो विचार है वो रूसो के द्वारा दिया गया था। तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर जनता के पास सर्वोच्च शक्ति है तो इसी को हम लोक प्रभुता बोलेंगे। लोक मतलब लोक, प्रभुता मतलब सर्वोच्चता। ठीक है, लोक प्रभुता। और यह विचार रूसो का विचार था। ठीक है, यहां पे देखेंगे, जैसे देखिए अगर विधि बनाने की शक्ति की बात हो, जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो विधि बनाने की सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। इसका मतलब संसद सर्वोच्च हुई? तो नहीं, हमारे भारत के जो लोग हैं वो सर्वोच्च हैं। और ये जो भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं, हम भारत की जनता है। देखिए, संसद विधि बनाने में सर्वोच्च शक्ति रखती है, लेकिन संसद में जो भी लोग चुन के जाते हैं, जो विधियां बनाने का कार्य करते हैं, संपादित करते हैं, वो लोग भी तो हमारे जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। तो सर्वोच्च कौन हुआ? संसद सर्वोच्च हुई कि जनता सर्वोच्च हुई? तो सीधा सा जवाब देंगे कि हमारी जनता सर्वोच्च है, क्योंकि संसद में भी जो लोग विधि निर्माण का कार्य कर रहे हैं उन्हें विधि निर्माण में सहयोग करने हेतु अगर उस लायक किसी ने बनाया है, उस लायक किसी ने समझा है, तो हमारी भारत की जनता ने समझा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो हमारे जनता में निहित है। और जिस देश में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हो उसे लोक प्रभुता की संज्ञा दी जाती है। और इस लोक प्रभुता का विचार रूसो के द्वारा दिया गया था। और हमारी संविधान सभा के बारे में, आलोचनाओं के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि विस्काउंट और चर्चिल के द्वारा यह बताया गया कि भारत की जो संविधान सभा है, अर्थात भारत का जो संविधान है, वो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि 10% से भी कम लोगों के मताधिकार के प्रयोग से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। तो इस बेस पे आप कैसे बोल सकते हैं कि जो भारत की संविधान सभा है उसमें शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है? ये कुछ लोगों की संस्था है, उन लोगों के द्वारा ये बताया गया। इसके साथ ही साथ केसी वेयर के द्वारा बोला गया कि भारत में लोक प्रभुता नहीं है। उनके द्वारा भी यही आरोप लगाया गया कि भारत में संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था, तो उसे कैसे हम बोल देंगे कि जनता ही सर्वोच्च है और वहां लोक प्रभुता है। लेकिन इन सारे चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भारत की संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष तौर पर, तो वहां पे लगभग में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सामने उभर कर आया था। वहां पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, महिलाएं, SC ST सारे वर्गों के लोग थे वहां पे। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो इस आरोप को हमने गलत सिद्ध किया था अपने तर्क के द्वारा।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो हम भारत की जनता के पास है। अगर बात की जाए कि भारत में शासन का स्वरूप, तो किन किन बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि भारत में शासन का स्वरूप कैसा है, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता के आधार पर डिसाइड करेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सारे बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि भारत में शासन का स्वरूप ऐसा है, और एक एक शब्द के बारे में यहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे अब हम पढ़ेंगे संप्रभुता के बारे में। तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन क्लास तो चलेगा ही। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसी को संप्रभुता बोलेंगे, सोवेरेनिटी। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था, संविधान की जो पहली क्लास हुई, उसी में मैंने बताया था आप लोगों को कि राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। उसमें बताया था मैं कि एक राज्य होगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ निश्चित क्षेत्रफल होगा, अर्थात भूभाग होगा, और वहाँ पे जनसंख्या का निवास होगा, और वहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की स्थापना करनी होगी, और उस सरकार को संप्रभुता रहेगी, तभी वो कोई डिसीजन ले पाएगी। और संविधान में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो राज्य के 4 तत्व वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, और 4 में 2 भौतिक तत्व थे और 2 आध्यात्मिक तत्व थे। तो यहां पे संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, तो संप्रभुता का मतलब यही है कि ऐसा देश जो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वह देश संप्रभु देश कहलाएगा। अब आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय, आंतरिक निर्णय का मतलब जैसे सामाजिक निर्णय हो गया, कोई प्रथा से संबंधित निर्णय ले रहे हैं, आर्थिक निर्णय हो गया, राजनैतिक निर्णय हो गया। बाह्य निर्णय का मतलब हो गया कि जैसे हम कोई युद्ध या शांति का कहीं फैसला ले रहे हैं किसी देश के साथ में, कहीं मित्रता या शत्रुता का डिसीजन ले रहे हैं किसी देश के साथ में, कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्य बन रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे जो भी डिसीजन होता है वो बाह्य निर्णय के अंतर्गत रखा जाता है। अगर बात की जाए कि वैश्वीकरण के इस दौर में क्या कोई देश 100% संप्रभु है, तो जवाब होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए, विश्व के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा, राजनैतिक हो चाहे व्यापारिक हो चाहे आर्थिक हो, कैसा भी संबंध हो। तो वहां पे जब एक दूसरे के बीच में संबंध हम बना रहे हैं, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो वहां पे एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। और हो सकता है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे दोनों देश असहमत हो, पूर्णतः सहमत न हो, और बीच का रास्ता निकाले हो। तो जब भी अगर किसी मुद्दे पे बीच का रास्ता निकाला जाता है, तो कुछ ना कुछ हमें झुकना पड़ता है और कुछ ना कुछ आपको भी झुकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने हितों से थोड़ा बहुत तो समझौता कर रहे हैं ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम 100% संप्रभु हैं। लेकिन ये तो है कि हम संप्रभु हैं, हम अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता से ले रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि हम संप्रभु हैं। तो यहां पे संप्रभुता का डिसीजन जो भी है,
इसमें डिफिनीशन हम पढ़ लें कि संप्रभुता कहते किसे हैं। सोवेरेनिटी, ऐसे देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता से लेते हैं, संप्रभु कहलाते हैं, संप्रभु देश कहलाते हैं। मतलब क्लियर हुआ? ऐसे देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता से लेते हैं वे संप्रभु देश कहलाते हैं। और यहां पे हमने राज्य के 4 तत्वों को भी डिस्क्राइब किया। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। और संविधान में देश हेतु राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई राज्य लिख रहे हैं तो आप उसे देश समझिएगा। और यहां पे किसी भूभाग को हम छू सकते हैं और जनसंख्या को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक तत्व। और इन दोनों को हम केवल फील कर सकते हैं, तो ये हो गया आध्यात्मिक तत्व। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य के कितने भौतिक तत्व होते हैं तो आप जवाब देंगे कि राज्य के 2 भौतिक तत्व होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि राज्य के कितने आध्यात्मिक तत्व होते हैं तो आप जवाब देंगे कि राज्य के 2 आध्यात्मिक तत्व होते हैं। तो ये हो गई संप्रभुता की बात। और यहां पे संप्रभुता से पहले मैंने आप लोगों को लोक प्रभुता के बारे में भी बताया। तो आगे यहां पे अब आंतरिक और बाह्य निर्णय, यहां पे आंतरिक और बाह्य निर्णय कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग देख लें। देखिए, आंतरिक निर्णय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। बाह्य निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय संधि कहीं कर रहे हैं हम पर हस्ताक्षर, अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने का डिसीजन, युद्ध या शांति का निर्णय, मित्रता या शत्रुता का निर्णय, ये बहुत सारे डिसीजन हो गए। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता, संप्रभुता की डिफिनीशन हो गई। आंतरिक और बाह्य में क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कि हम कोई अपना आंतरिक डिसीजन ले रहे हैं और अपने स्वेच्छा से ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम आंतरिक डिसीजन अपने स्वेच्छा से ले रहे हैं। वैसे ही अगर बाह्य डिसीजन कोई हम अपने स्वेच्छा से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम सदस्य बनने जा रहे हैं,
तो हम अपने स्वेच्छा से बन रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बन रहे हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए बन रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे युद्ध या शांति का डिसीजन ले रहे हैं तो हमारा खुद का डिसीजन है, ना कि कोई देश हमसे जबरदस्ती वो डिसीजन दिलवा रहा है। तो इन सारी चीजों में हम अगर स्वतंत्र हैं अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में, तो हम संप्रभु हैं। अगर बात की जाए कि क्या भारत एक संप्रभु देश है, तो हम कहेंगे इन इन स्थितियों को देखते हुए हम कहेंगे कि हाँ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि हमारे दबाव डालने के कारण दोनों देश संधि के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान बार बार अमेरिका से बात कर रहा था कि हुजूर युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा। फिर भारत के द्वारा भी एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत हद तक पाकिस्तान में तबाही मचा दी गई थी। तो भारत के द्वारा भी सोचा गया कि हमने अपना काम कर ही लिया है और ये सामने आके गिड़गिड़ा ही रहा है, तो ठीक है। लेकिन अमेरिका को इसका श्रेय नहीं जाता है। हमने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया, ना कि किसी के दबाव में आकर लिया। तो भारत क्या हुआ? एक संप्रभु देश है। आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि भारत 100% संप्रभु नहीं है। 100% की तो बात ही नहीं है। आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि भारत संप्रभु नहीं है, और उनके आरोप लगाने का जो जरिया है, तर्क है, वो ये है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उन देशों का एक संगठन है। उसी संगठन को राष्ट्रमंडल बोला जाता है। तो आलोचकों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो भारत संप्रभु कैसे हुआ? लेकिन भारत संप्रभु है क्योंकि भारत जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है वो अपने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में आकर भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। अगर भारत को आज लगेगा कि इस सदस्यता से हमें नुकसान हो रहा है, हमारे छवि पे गलत इंपैक्ट जा रहा है, तो भारत कभी भी स्वेच्छा से इससे बाहर हो सकता है। किसी के दबाव में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। तो ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं, बेबुनियाद हैं। अगर बात यह की जाए कि वैश्वीकरण के इस दौर में क्या कोई देश 100% संप्रभु हो सकता है, तो जवाब होगा कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी संगठन से जुड़ते हैं तो वह संगठन हमारे लिए 100% वर्क नहीं करता है। 100% हमारे हितों को देखते हुए वह वर्क नहीं करता है, बल्कि किसी भी संगठन का उद्देश्य ही यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% उस संगठन से लोगों का कल्याण होगा। कुछ ना कुछ निगेटिव चीजें भी उससे बाहर रहेंगी। तो कोई भी हम संधि करते हैं, दो देशों के बीच में कोई संधि होती है, तो वहां हमारा लाभ भी होता है, वहां हमारी हानि भी होती है। बस यही होता है कि हमारे लाभ का परसेंटेज अधिक होता है और हानि प्रतिशत कम होती है। तो कहीं ना कहीं तो हम समझौता कर ही रहे हैं अपने आप से। तो किसी भी देश के बारे में अगर यह कहा जाए कि कोई देश 100% संप्रभु हो सकता है, तो जवाब होगा कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपने आप से समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें संबंध स्थापित अदर देशों से करने ही पड़ेंगे। अच्छे राजनैतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, हर प्रकार के जो भी संबंध हैं, हमें अच्छे संबंध स्थापित करने ही होंगे। क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में
मशीनरीज का बोलबाला है। और हम देशों के साथ मित्रता बना के नहीं चलेंगे तो हमारी आर्थिक प्रगति को इससे नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है और हर एक चीज का उत्पादन भारत में संभव नहीं है। तो हम कुछ दूसरे देशों से सामान आयात करते हैं और कुछ दूसरे देशों को सामान निर्यात करते हैं। तो अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तभी हम उस देश के साथ आयात और निर्यात कर पाएंगे। तो अगर दो देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, आयात निर्यात हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हम दोनों को अपने आप में समझौता करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोई देश 100% संप्रभु नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो उत्तर होगा कि हाँ, बेसिक भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम लोग समाजवादी के बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में, लोकतंत्रात्मक के बारे में, गणराज्य के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग संप्रभुता के बारे में डिस्कस किए, क्योंकि शासन के स्वरूप को जानना है। अगर हमने तो बता दिया कि इन चीजों से शासन का स्वरूप निर्धारित होता है, लेकिन अगर शासन के स्वरूप को हमें जानना है तो इन सारी चीजों के बारे में भी हमें जानना होगा अच्छे से, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे कि हाँ, भारत में शासन का स्वरूप संविधान के तहत ऐसा है। फिर हम लोग न्याय के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में बात करेंगे। अधिनियमन की तिथि में बहुत कुछ नहीं जानना है आप लोगों को, क्योंकि पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और वही अधिनियमन की तिथि है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि शक्ति का स्रोत क्या है, संप्रभुता क्या होती है, आंतरिक निर्णय, बाह्य निर्णय क्या होते हैं, और किस बेसिस पे भारत के संविधान पे आरोप लगाया जाता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व या संविधान नहीं करता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा और राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं उनके भी बारे में पढ़ा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद हो जिसके लिए यह वीडियो ज़रूरी हो तो उसके तक यह वीडियो पहुँच सके, यह क्लास पहुँच सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।